दोस्तों आजकल के जमाने के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि एक टीवी सीरीज देखने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब होगा भी क्यों, आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन आ गए हैं। जो सीरीज देखने का मन किया वो लगा दिया और बस शुरू कर दिया। लेकिन साल 2000 से लेकर 2010 के वक्त में इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर क्या यार, ऐसा समझ लीजिए कि बच्चों में किसी को पता ही नहीं था कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। अब हजारों तिगड़म लगा के हमें अपने फेवरेट शोज जैसे कि हातिम को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखना पड़ता था। अब सबसे पहली बात तो यह है कि इनके नए एपिसोड सैटरडे या फिर संडे को एक पर्टिकुलर टाइम पे आया करते थे। अब देखो आजकल सब भगवान से मांगते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा दिला दो, लेकिन मैं उस वक्त भगवान से बस यही मांगता था कि कुछ भी हो जाए, बस सैटरडे और संडे को लाइट नहीं जानी चाहिए। हर सैटरडे संडे को नया एपिसोड देख के फिर से एक वीक का इंतजार करना पड़ता था अगले एपिसोड का। अब मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी स्टार प्लस पर आने वाली सीरीज हातिम को भूला होगा। मेरे ख्याल से ये पहली एडवेंचर फैंटेसी सीरीज थी जो मैंने अपनी लाइफ में देखी थी। मुझे याद है कि मैंने इसे साल 2008 में स्टार उत्सव पर देखा था जब इसे रीरन किया गया था। अब दोस्तों सच कहूँ तो हातिम से ज्यादा जैस्मीन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन सिर्फ जैस्मीन ही नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने इसे पसंद किया था, बल्कि इसकी बहुत सारी चीजें थी जो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो लगता है कि यार कितना मास्टरपीस शो था ये। तो आखिर कैसे इतने कम समय पर टीवी पर रहने के बाद भी हातिम आपके दिलों में बस गया, और आखिर क्यों इतनी पॉपुलर सीरीज को सीजन 1 के बाद ही बंद कर दिया गया। वेल जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। दोस्तों कहानी की शुरुआत यमन नाम के देश में होती है, जहां अभी अभी वहां के शहजादे का जन्म हुआ होता है। एक फकीर बाबा शहजादे का नाम हातिम रखता है। एक तरफ जहां खूबसूरत शहर यमन में एक शहजादे का जन्म हुआ होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जफर के काले और अंधेरे महल में हमारे सीरीज के मेन विलन दज्जाल का जन्म होता है। अब जब महल की मल्लिका दज्जाल को जन्म देती है तो पैदा होते ही दज्जाल के दिल की धड़कनें रुक जाती है और वो मर जाता है। ये क्या किया ऊपर वाले ने, मल्लिका जफार के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। तब महाराज के सलाहकार नाजुमी की एंट्री होती है। नाजुमी हमेशा से दुनिया पर राज करना चाहता था और इसके लिए उसे एक पावरफुल जादूगर की जरूरत थी। मौका देखकर नाजुमी उस मरे हुए बच्चे को अपनी शैतानी ताकतों से जिंदा कर देता है और इस तरह दज्जाल मरकर भी वापस जिंदा हो जाता है। अब महल के महाराज को खबर मिलती है कि उनका बच्चा मरा नहीं है, पर असल में अभी भी जिंदा है। कुछ पलों के लिए वो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी एक फकीर बाबा महाराज के पास आकर कहते हैं कि उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो शैतानी है और अगर दुनिया को हमेशा के लिए जलने से बचाना है तो इस बच्चे को मारकर उसके दिल को जलाना होगा। अब कठोर मन से महाराज उस फकीर की बात मान लेता है और अपने सलाहकार नाजुमी से कहता है कि बच्चे को खत्म कर दो, लेकिन नाजुमी दज्जाल को नहीं मारता और अपने बेटे के रूप में उसे बड़ा करता है। अब जहाँ एक तरफ यमन में हातिम नेकी के रास्ते पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दज्जाल नाजुमी से काली शक्तियों का राज सीख रहा था। बहुत साल बीत जाते हैं, हातिम अब बड़ा हो जाता है। उसकी बहादुरी के चर्चे चारों दिशाओं में फैल चुके होते हैं। वो परिस्तान की शहजादी जैस्मीन से मिलता है जिससे उसकी शादी फिक्स हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बड़े होने के बाद नाजुमी दज्जाल को अपने माता पिता से मिलवाता है। दज्जाल अपने माता पिता से मिलते ही उन्हें मार देता है, बिल्कुल एक परफेक्ट विलेन की तरह। अब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर दज्जाल को पूरी दुनिया पर राज करना है तो उसे एक ऐसी शहजादी से शादी करनी होगी जिसका दिल बेहद ही साफ हो। अब देखो इसमें यह शर्त भी होती है कि उस लड़की को अपनी मर्जी से दज्जाल से शादी करनी होगी। दज्जाल राजकुमारी सुनैना के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन सुनैना उसके प्रपोजल को बुरी तरह से ठुकरा देती है। अब गुस्से में आकर दज्जाल सुनैना के भाई सूरज को पत्थर में बदल देता है और सुनैना को धमकी देता है कि अगर 7 महीने में उसने दज्जाल से शादी नहीं की तो सूरज हमेशा के लिए पत्थर का बना रह जाएगा। अब सुनैना की शादी विशाल नाम के एक शहजादे से पहले ही तय हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में दज्जाल से शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी मुश्किल को लेकर विशाल यमन में हातिम के पास आता है। उसने हातिम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो हर किसी की मदद करता है। हातिम सुनैना, सूरज और दज्जाल के बारे में सुनकर तुरंत मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब एक फकीर जादूगर हातिम को बताता है कि सूरज को ठीक करने के लिए उसे 7 पहेलियों के जवाब ढूंढने होंगे। अब जिस दिन विशाल हातिम से मदद मांगने आया होता है उस दिन उसकी जैस्मीन के साथ शादी हो रही होती है, लेकिन सूरज की मदद करने के लिए हातिम अपनी शादी को रोककर तुरंत निकल पड़ता है 7 पहेलियों को सुलझाने।
जैस्मिन अपने बॉडीगार्ड होबो को ऑर्डर देती है कि तुम भी हातिम के साथ जाओ और उसकी रक्षा करो। और बस इसी तरह शुरू हो जाता है हातिम और होबो का एडवेंचर। अब दोस्तों यहाँ किस्मत तो देखिए कि आज के समय में हातिम का रोल करने वाले एक्टर को कोई नहीं जानता, लेकिन होबो का रोल करने वाले कीकू शारदा इतना फेमस हो गए। वैसे उस वक्त भी मुझे होबो का कॉमेडिक रोल बेहद पसंद आया था। अपनी जर्नी में हातिम बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे कि चुड़ैल, फेरीज, जायंट्स और प्रिंसेस से मिलता है और उनकी परेशानी को सॉल्व भी करने में मदद करता है। हातिम बहुत सारे खतरनाक दुश्मनों से भी लड़ता है। अब अंत में वो दज्जाल के महल तक सातों पहेलियों को सॉल्व करके पहुंच जाता है और उसे वहां पर खत्म कर देता है। अब देखो, अगर आज भी मुझे हातिम सीरीज की कोई भी चीज अच्छे से याद है तो वो है उसका साउंड ट्रैक। अब दज्जाल के लिए एक अलग साउंड ट्रैक था, हातिम का एक अलग साउंड ट्रैक था, और फिर जब फाइट सीन्स आते थे ना तो उनके लिए भी एक अलग ही साउंड ट्रैक होता था। अब किसी सीन को इंटेंस बनाने के लिए इन साउंड्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था। दूसरी चीज जो मुझे बेहद ही अट्रैक्टिव लगी वो थी इन कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स। खासकर यार हातिम का कॉस्ट्यूम, वो परफेक्टली एक शो का हीरो लग रहा था। अब अगर मैं सच कहूं तो उस वक्त मुझे हातिम की स्टोरी इतने अच्छे से समझ में नहीं आई थी। तब तो मैं सिर्फ हातिम और होबो के लिए ही सीरीज को देखा करता था। हातिम और होबो के कैरेक्टर के बीच जो केमिस्ट्री थी ना वो बेहद ही लाजवाब थी। सीरीज के शुरुआत में ही हमें ये पता चलता है कि होबो और हातिम एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे वो मुश्किलों का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, शो के अंत तक दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। अब कहानी के ऐसे एंगल्स ऑडियंसेस को अक्सर ही पसंद आते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हातिम शो ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। होबो को शुरुआत में बहुत ही डरपोक की तरह दिखाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बहादुरी सामने आती है और वो सबका फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। शो के सेट्स पर भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था। अगर आप दज्जाल के महल को देखेंगे तो क्लियरली देखा जा सकता है कि हर एक चीज को कितनी बारीकी से बनाया गया है। अब देखो, उस वक्त के हिसाब से शो में बहुत सारा सीजीआई इस्तेमाल किया गया था। आज के समय से कंपेयर करें तो भले ही इसके ग्राफिक्स आपको खराब लगने लगे, लेकिन हमारे लिए ये बेहद ही टॉप क्लास सीजीआई था। मेरे लिए इसके अनरियलिस्टिक ग्राफिक्स पर यकीन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरी आंखें तक टीवी के स्क्रीन से नहीं हिला करती थी। अब दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जिस वक्त हमारे इंडिया में हातिम जैसे शोज बन रहे थे तब हॉलीवुड वाले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे मास्टरपीसेस को भी बना रहे थे, लेकिन इंडिया में किसी के पास भी ना तो इंटरनेट था ना ही मोबाइल फोन्स थे, और हम तो बस वही देखकर खुश हो जाते थे जो टीवी पर दिखाया जाता था। और हातिम हमारे लिए टॉप क्लास सीरीज में से था, लेकिन बदकिस्मती से इस शो को इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी कहानी का सोर्स मटेरियल खत्म हो गया था। इस सीरीज ने बीच में कहानी को नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी स्टोरी फुल कंप्लीट होकर खत्म हो चुकी थी। अब देखो, आजकल इस तरह के शोज बनने पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स को बेशक बहुत ज्यादा प्यार मिला हो, लेकिन मुझे एक भी ऐसी ओरिजिनल इंडियन मेड सीरीज याद नहीं है जिसमें एडवेंचर के साथ फैंटेसी एलिमेंट्स भी हो। अब अगर हातिम को आज अच्छे से सीजीआई के साथ रीबूट करके बनाया गया तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया वाले इसे बहुत ज्यादा प्यार देंगे ना? हाँ या ना नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपका भी हातिम फेवरेट था तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।